Hello everyone, welcome back to the channel. And today we will start the new topic that is the physical consolidation in India's budgetary strategy. तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और नए टॉपिक को डिस्कस करने के साथ साथ हम थोड़ा सा इसको डिटेल में ही स्टडी करेंगे कि होता क्या है। और ये यूपीएससी के जीएस 3 से है। ठीक है, ये टॉपिक तो आपको वहां पे भी पूछा जाएगा ये। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये होता क्या है, देखो। फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को धीरे धीरे कम करना ताकि पब्लिक फाइनेंस सस्टेनेबल रहे। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो गवर्नमेंट अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का गैप कंट्रोल करती है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो और इनकम कम हो तो गैप को बोरोइंग से कवर किया जाता है। इंडिया में फिजिकल कंडीशन कंसोलिडेशन जरूरी क्यों है, हम इसे आगे भी समझेंगे, थोड़ा सा इसको डेप्थ में ही करेंगे। हाँ, सबसे पहले हम बात समझते हैं understanding the physical consolidation. Historical background of India's fiscal journey. There are some key objectives, physical indicators and measurements. देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करूं, हमें फिजिकल कंसोलिडेशन की जरूरत क्यों है, हम क्यों इसको समझने की बात कर रहे हैं। देखो, इंडिया में चीजें बहुत ही डेप्थ में है। ये किसी भी कंट्री के बारे में अगर आप बात करोगे तो चीजें डेप्थ में ही मिलेंगी आपको। ठीक है, तो फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट के फिजिकल इम्बैलेंस को कंट्रोल करना बाय रिड्यूसिंग द फिजिकल डेफिसिट, बाय मैनेजिंग द पब्लिक डेब्ट और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। सिंपल वर्ड्स में ज्यादा उधार लेने की जो आदत है ना, उसको कम करना और फाइनेंस को सस्टेनेबल बनाना। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो प्री 1991 पीरियड में गवर्नमेंट इकोनॉमी को लीड करती थी, जिसकी वजह से ज्यादातर जो खर्चा था ना वो सब्सिडीज, पीएसयूज और वेलफेयर स्कीम्स पे होता था। ठीक है, अब लो टैक्स एफिशिएंसी प्लस हाई एक्सपेंडिचर और रिजल्ट क्या होता था, फिजिकल डेफिसिट हाई, राइजिंग द पब्लिक डेब्ट और बीओपी का बढ़ना। फिर 1991 में, पोस्ट 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एलपीजी आया। सबको पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो फिजिकल डेफिसिट पर फोकस स्टार्ट हुआ, एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन में गया। और सबसे बड़ी बात है, लेकिन स्टिल डेफिसिट कंट्रोल इज वीक, नो स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क, जिसकी वजह से हमने हमने क्या किया, हमने एफआरबीएम एरा, हम आया वो हमारा 2003 में एफआरबीएम एक्ट आया, 2003 में उसको स्टार्ट किया गया। पहला सीरियसली इंस्टीट्यूशनल स्टेप लिया गया फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ। टारगेट क्या था, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना, रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करना और मीडियम टर्म फिजिकल प्लानिंग करना। जिसकी वजह से हमें पोस्ट ग्लोबल फाइनेंस और क्राइसिस देखे, हमने जब हमारा कोविड वाला फेज आया था 2008 के क्राइसिस और 2020 के पेंडेमिक के टाइम पे, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ा, एफआरबीएम टारगेट्स को टेम्पररी रिलैक्स किया गया और नई अप्रोच आई। द अप्रोच इज वेरी फ्रेंडली एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये तो था एक इसका वो। अब there are some FRBM framework and the policy tools, revenue enhancement, expenditure management measures and challenges and the future outlook. देखो, अब हर इंसान अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस तो करता ही है, तो ऐसे ही हर कंट्री अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करती है। तो अब ये है क्या एफआरबीएम एक्ट, देखो। एफआरबीएम एक्ट क्या है, एक सेचुरेटरी फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसके जो इंडिया का ना प्राइमरी एसआरबीएम फ्रेमवर्क था। ठीक है, फिर एफआरबीएम जब आया, मतलब बहुत सारी चीजें देखी गई फिजिकल मैनेजमेंट को देखते हुए, तो फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट को टारगेट किया गया। ठीक है, साथ ही साथ उसके सिग्निफिकेंस को बढ़ाया गया कि पॉलिटिकल प्रेशर से फिजिकल जो स्लिपेज है वो कम हो, प्रिडिक्टेबिलिटी की गई कि हाँ पब्लिक फाइनेंस में ऐसा हो सकता है। फिर एफआरबीएम रिव्यू कमेटी बनाई गई, जो एनके सिंह कमेटी थी 2017 में, सबको पता भी होगा। वो रिकमेंडेशन शिफ्ट पे गई डेफिसिट बेस्ड से डेब्ट बेस्ड रूल पे। अब डेब्ट टू जीडीपी बढ़ा, फिजिकल काउंसिल का प्रपोजल आया, कुछ चीजों को क्लॉज में रखा गया। ठीक है, मीडियम टर्म फिजिकल फ्रेमवर्क बनाया गया, 3 से 5 सालों के लिए एक रोड मैप सा तैयार किया गया कि अब हम बजट को लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन करते हैं ताकि चीजों को थोड़ा हैंडल किया जाए। ठीक है, फिर इसके बहुत सारे सब पॉलिसी टूल्स आए,
जिसमें आपका काउंटर साइकिल फिजिकल पॉलिसी आया, जिसमें हमें डेफिसिट को रिड्यूस करना था, स्पेंडिंग को, हायर स्पेंडिंग को अलाउ करना था रिसेशन के टाइम पे। एग्जाम्पल के टाइम आप एग्जाम्पल के तौर पे कोविड-19 का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि कोविड पीरियड में हायर फिजिकल डेफिसिट था। वहीं पे फिजिकल ट्रांसपेरेंसी टूल, आउटकम बजट, जेंडर बजटिंग और स्टेटमेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। तो अब क्या हुआ, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है। तीसरी बात था इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस कमीशन वगैरह की ऑडिट्स हुई, रिवेन्यू एनहांसमेंट हुआ, जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन किया गया, ठीक है, जिससे हमें बहुत सारी चीजें पता लगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन आया। अब हमारा फोकस क्या था कि हमें फॉर्मलाइजेशन करनी है, यानी कि हायर टैक्स की बॉयंसी करनी है। उसके बाद हमें नॉन टैक्स रिवेन्यू पे भी बात करनी थी, जो हमारे पीएसयू के डिविडेंड्स हैं और हमारे जो ये स्पेक्ट्रम वाले ऑक्शंस हैं, ठीक है। फिर हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट वाला आया है ना, मोनेटाइजेशन वाला, जिसमें आपकी स्ट्रैटेजिक सेल आई, ठीक है, वन टाइम रिवेन्यू प्लस एफिशिएंसी गेन के बारे में। धीरे धीरे सब्सिडी का रेशनलाइजेशन किया, ताकि हमें डीबीटी, हमने डीबीटी लेके आए ताकि हमें बेटर टारगेट करने का मौका मिले, ठीक है। अब यही सारे चैलेंजेस को देखते हुए हमें कुछ चीजें फेस करनी पड़ी। हाई डेब्ट बर्डन, ठीक है, रिवेन्यू की वॉलेटिलिटी होना, जीएसटी के ऊपर हमें बहुत सारी बातें करना, क्योंकि ग्रोथ साइकिल बहुत सेंसिटिव था उस टाइम पे, और पॉपुलिस्टिक जो आपके प्रेशर्स थे, यानी कि फ्री बायस। अब सबको पता है कि सरकार फ्री बायस बहुत करती है ना, इसमें सब्सिडी दे, उसमें सब्सिडी दे, यही सब चलता रहता है गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आता है। स्टेट और स्टेट लेवल का डेप्थ देखना। अब कभी ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, कभी ग्लोबल स्लो डाउन हो गया है, कभी कभी जियो पॉलिटिकल रिस्क है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी लेके आती हैं। तो ये तो था एक ओवरव्यू आपके इंडिया का, एक थोड़ा सा। अब अगर बात करें व्हाट इज फिजिकल कंसोलिडेशन, ओके। देखो, फिजिकल कंसोलिडेशन है क्या। हम सबको पता है कि फिजिकल कंसोलिडेशन इट्स अ की टर्म बेसिकली, जहां पे गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजिक एफर्ट है ना। इसका मतलब होता है एक्सिस्टिंग फिजिकल एसेट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड और बिल्ट एनवायरनमेंट को बेटर इंटीग्रेट, ऑप्टिमाइज और अपग्रेड करना, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग डेवलपमेंटल रैंडमली, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बात की जाए, जो फिजिकल रिसोर्स ऑलरेडी है, ठीक है, उनको एफिशिएंटली यूज करना, इम्प्रूव करना और कनेक्ट करना, ठीक है। अब हमें एक्सपेंशन से ज्यादा स्ट्रेंथनिंग एंड इंटीग्रेशन पे बात करनी है। स्कैटर डेवलपमेंट की बजाय हमें कॉम्पैक्ट और प्लान्ड डेवलपमेंट पे बात करनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, ताकि हमें अच्छे से एक मजबूती बनाने में हेल्प मिले, ठीक है। दूसरी बात अगर बात करूं मैं आपसे कोर कंपोनेंट्स की, ओके। So there are some core components of physical consolidation: revenue enhancement, macroeconomic stability, expenditure control and the debt management। देखो, कोई कंपनी भी अगर आप खोलोगे तो ये थोड़ी ना कि सारा खर्चा ही खर्चा करते रहोगे, सेविंग भी तो करोगे ना। बिना सेविंग के क्या ही कर लोगे, है ना। तो इसमें अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। पहला आता है रिवेन्यू एनहांसमेंट, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ाने के मेजर्स बिना ग्रोथ को हार्म किए, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी की एफिशिएंसी, टैक्स को वाइडन करना, नॉन टैक्स रेवेन्यू, एसेट मोनेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम को क्रिएट करना, ठीक है। फिर आता है एक्सपेंडिचर कंट्रोल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रेशनलाइज और प्रायोरिटाइज करना, ताकि डीबीटी यानी कि सब्सिडी का रेशनलाइजेशन हो, फोकस हो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर पे, और शिफ्ट किया जाए रिवेन्यू से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, ताकि हमें आउटकम बेस्ड बजटिंग मिले। कम खर्चा नहीं, स्मार्ट खर्चा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं डेप्ट मैनेजमेंट के बारे में, देखो, गवर्नमेंट का पब्लिक डेप्ट को सस्टेनेबल लेवल पर रखना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि हमें डेप्ट टू जीडीपी का कंट्रोल मिले, हमारी जो लेंथनिंग है मेच्योरिटी प्रोफाइल की वो हमें कम मिले, और लोअर ऑफ बोरोइंग मिले, ठीक है, जिससे कि हम रिड्यूस कर सके रिलायंस और शॉर्ट टर्म डेप्ट को, ठीक है। तो फ्यूचर जनरेशन पर डेप्ट बर्डन ना बढ़े, मतलब कि भाई पुश्ते ही हम हमारी फ्यूचर वो करी जा रही है, ठीक है। फिर आते हैं इसके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ओवरऑल इकोनॉमी को स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बनाना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करके, स्टेबल इंटरेस्ट रेट बना के, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जीत के, और हाँ, फिजिकल डिसिप्लिन से इकोनॉमी वॉलेटिलिटी कम करना, ठीक है। सो दैट कि बेटर रेवेन्यू,
कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर और सस्टेनेबल डेब्ट के ऊपर मैं ज्यादा बात करनी, ताकि ये एक ना वर्चुअस साइकिल बनता है, ठीक है। सो दैट वी विल had a physical consolidation means it is a multi-dimensional process, okay, that strengthen the public finance through the revenue enhancement, prudent expenditure और sustainable development. So ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब अगर मैं बात करूं इंडियाज फिजिकल जर्नी 1991, 2003, 2010 एंड 2018, देखो हम सबको पता है कि इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस कैसा था, है ना। बात तो करने की जरूरत है नहीं उसके बारे में, और इंडिया ने क्या क्या फेस किया ये भी हमको मालूम था। इन सब पॉलिसी नोट्स में फिजिकल जर्नी, जो जर्नी थी वो कुछ आसान नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1991 के टाइम पे क्राइसिस बहुत ही टर्निंग पॉइंट ले चुका था, सीवियर बीओपी था, बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट था, अनसस्टेनेबल पब्लिक डेब्ट था और इनएफिशिएंट पब्लिक स्पेंडिंग थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स लाने पड़े, ठीक है। फर्स्ट फोकस करना पड़ा एक्सपेंशनरी पॉपुलिज्म पे, और ताकि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। तो फिजिकल कंसोलिडेशन स्टार्ट कैसे हुआ? एज अ नेसेसिटी, नॉट अ चॉइस। ये इम्फेसाइज किस पे हुआ? रिड्यूस करना पब्लिक सब्सिडीज को, इम्प्रूव करना रिवेन्यू मोबिलाइजेशन को, और कंट्रोल करना एक्सपेंडिचर को। वही जब हम 2003 में आए, ठीक है, एफआरबीएम एक्ट आया जब आपका, तो पोस्ट रिफॉर्म ग्रोथ बट वीक फिजिकल डिसिप्लिन, हमें एक इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ भी चाहिए थी, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या क्या है? एफआरबीएम एक्ट को 2003 में इनैक्ट किया गया ताकि हम रूल बेस्ड फिजिकल मैनेजमेंट को बढ़ा सके। अब फिजिकल डेफिसिट टारगेट करता था कुछ बेसिक चीजों पे, जिससे हमें ट्रांसपेरेंसी भी मिले और मीडियम टर्म का फिजिकल फ्रेमवर्क भी मिले। बट क्या हुआ 2010 में? फिर हमें कुछ चीजें लानी पड़ी, जैसे कि ग्रोथ और डिसिप्लिन, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस बहुत बढ़ चुका था। हम सबको पता, बहुत ही वर्स्ट पीरियड था वो वाला, जिसमें हमने फिजिकल स्टिमुलस बढ़ता हुआ देखा। और हमने उसमें चेंज क्या किया? पहला, रिकॉग्निशन दैट स्ट्रिक्ट टारगेट्स अलोन आर नॉट इनफ, क्योंकि हमें चीजें चेंज करनी थी। काउंटर साइकिल बढ़ा, ग्रेजुअल रिटर्न आया और कुछ चीजें फ्लेक्सिबल भी की गई, ठीक है। फिर 2018 में डेप्ट एंकर्ड फ्रेमवर्क, यानी कि फिर से पब्लिक डेप्ट बढ़ गया, नए ग्लोबल और डोमेस्टिक शॉक्स आए और नीड अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अब इसमें भी क्या क्या चेंजेस आए? हमने एनके कमेटी को एक्सेप्टेंस दी, ठीक है, जहां पे हमने डेप्ट सेंट्रिक अप्रोच लेके गए, और हाँ, डेप्ट टू फिजिकल एंकर, और हमें बहुत सारे क्लॉजेस को एस्केप भी करना पड़ा। तो अगर हम ओवरऑल इसका एवोल्यूशन समझें तो 1991 स्टिल इन क्राइसिस, 2003 हम रूल्स बनाते रह गए, 2010 में हमने फ्लेक्सिबिलिटी को वो किया, और 2018 में सस्टेनेबिलिटी पे बात करी। तो इंडिया की फिजिकल जर्नी, फिजिकल कंसोलिडेशन की बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में बीती है, ठीक है। कभी हम रूल पे जा रहे हैं, कभी हम ग्रोथ पे जा रहे हैं, कभी हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कभी हमें सस्टेनेबल फ्रेमवर्क चाहिए। तो इंडिया एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। अब अगर बात की जाए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन, देयर इज फर्स्ट फाउंडेशन लेवल मैक्रो इकोनॉमिक, सेकेंड मिडल लेवल डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, मिडल लेवल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, एंड फोर्थ टॉप लेवल यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, इंडिया की जर्नी आसान नहीं थी, ठीक है। और इन द यूपीएससी यू हैव टू राइट सम पर्टिकुलर थिंग्स, कि आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। तो फाउंडेशन लेवल पे फिजिकल कंसोलिडेशन का जो कोर ऑब्जेक्टिव है ना, वो इकोनॉमी और पब्लिक फाइनेंस को स्टेप बाय स्टेप रिलेट करता है, ठीक है। पहला है फाउंडेशन लेवल, यानी कि इकोनॉमी के बेसिक चीजों को फंडामेंटली स्टेबल बनाना, ठीक है, जिसमें आपका फिजिकल डेफिसिट भी आएगा, इन्फ्लेशन भी आएगा, इंटरेस्ट रेट भी आएगा और एक्सटर्नल सेक्टर भी आएगा। अब ये क्यों जरूरी है? देखो, अगर मैक्रो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं बेस ऑफ कंसोलिडेशन। दूसरी भाषा में मिडिल लेवल का मतलब क्या है? हमें गवर्नमेंट डेब्ट को मैनेजेबल और सस्टेनेबल बन रखना है, ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? आपका डेब्ट टू जीडीपी, बोरोइंग, मेच्योरिटी प्रोफाइल इंप्रूवमेंट, ठीक है। क्यों जरूरी है? ताकि हमें एक्सेसिव डेब्ट जो हमारी फ्यूचर ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, और पॉलिसी को एक स्पेस देना। अब स्टेबल मैक्रो इकोनॉमी होगी तो आपका जो सस्टेनेबल डेब्ट भी होगा, ठीक है। तीसरा आता है आपका अपर मिडिल लेवल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। देखो, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है,
ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? फिजिकल क्रेडिबिलिटी, प्रिडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क और लोअर रिस्क प्रेसिपिटेशन। इम्पैक्ट क्या होगा? अगर हायर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी तो भी गुड है, कैपिटल का इनफ्लो होगा तो भी अच्छी बात है, और लोअर रिस्क प्रीमियम होगा तो भी अच्छी बात है। अब इससे क्या होगा? सस्टेनेबल जो डेप्थ है, मतलब कि जो हायर क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं टॉप लेवल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे, तो लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव और रेजिलियंट इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना, हमें हायर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को लेके आना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इंटर जनरेशनल इक्विटी पे बात करना, और हाँ, ग्रोथ विदाउट फिजिकल स्ट्रेस, जिससे कि हमें ग्रोथ मिले, है ना? तो बोरिंग पे डिपेंडेंट ना हो कि हमें फ्यूचर जनरेशन पर बर्डन तो डालना ही नहीं है। तो दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। Okay. So there are some India's physical deficit trends. Okay. First is COVID impact visible and gradual recovery path. हम सबको पता है कि कोविड 19 आया था, कोविड 19 हिट किया, और कोविड 19 के आने के बाद क्या क्या चीजें हमें बदलती हुई दिखी, है ना? तो अब कोविड 19 में जब ये सारी चीजें हमें देखने को मिली, तो अब क्या हुआ? देखो, कोविड 19 के टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था, है ना? रेवेन्यू कलेक्शंस गिर गए थे, इमरजेंसी स्पेंडिंग ऑन थी, तो हायर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सॉरी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्री फूड, वैक्सीनेशन, और ये सब पे बात हो रही थी। अब रिजल्ट क्या था? उस टाइम पे फिजिकल डेफिसिट शार्पली बढ़ गया। ठीक है, बोरिंग्स बढ़ गई, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जंप हो गया। तो दिस फेज इज वेरी वेरी, मतलब कहते हैं ना, अनप्रिडिक्टेबल, है ना? इसे तो आप अवॉइड नहीं कर सकते थे। वहीं जब हम पोस्ट कोविड कोविड की बात करते हैं, तो इकोनॉमी ग्रेजुअली रीओपन हो गई, टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो गई, वन टाइम कोविड एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ, और गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी भी थोड़ी सी बढ़ गई, मतलब ताकि हम कोई सर्टन फिजिकल टाइटिंग को हटा सके। तो ग्रेजुअल रिकवरी पाथ भी आया हमारा, है ना? हमने फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस किया 1 साल के अंदर अंदर, हमने कोई भी हमने एब्रप्ट हमने वेलफेयर स्पेंडिंग को कट नहीं किया, हमने ग्रोथ आएगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, डेफिसिट नेचुरली कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर बात करी। वहीं पे अगर मैं बात करूं, सॉरी फॉर दैट, हाँ, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? FRBM एक्ट, इंडिया फिजिकल डिसिप्लिन फ्रेमवर्क। ओके, अच्छा, अब ये होता क्या है? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ना, ये बेस है एक तरीके का। FRBM एक्ट है क्या? FRBM एक्ट इंडिया का कोर फिजिकल डिसिप्लिन फ्रेमवर्क है, जो गवर्नमेंट को रूल बेस्ड, अकाउंटेबल और सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंस, मतलब पब्लिक फाइनेंस की डायरेक्शन में गाइड करता है। ठीक है, अब FRBM को मैप की तरह भी बोलते हैं। ठीक है, तो FRBM एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क है, जिसका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट को एक्सेसिव बोरोइंग से रोकना, फिजिकल डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना, और लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना। तो सिंपल भाषा में, गवर्नमेंट के खर्चे, उधार पर एक, कहते हैं ना, गवर्नमेंट का जो खर्चा और उधार, उसके ऊपर एक लीगल डिसिप्लिन बनाना, कि मुंह उठा के इतना उधार नहीं लेना है, लिमिट में उधार लेना है। ठीक है, तो इसमें आपका आपका डेफिसिट भी कंट्रोल करना है, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी पे भी बात करनी है, ट्रांसपेरेंसी पे भी बात करनी है, और माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भी बात करनी है। ठीक है, इसके कुछ की कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि हमें फिजिकल डेफिसिट को न्यूमेरिकली टारगेट करना है। देखो, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट होना चाहिए एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ताकि जो डेब्ट टू जीडीपी है उसे हम एंकर कर सके, जो भी एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया है। मीडियम टर्म फिजिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए, यानी कि 3 से 5 साल का फिजिकल रोड मैप होना चाहिए, एनुअल बजट को लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन करना। तीसरी बात है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट बनाना, पार्लियामेंट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है इससे। ठीक है, एस्केप क्लॉज बनाना, यानी कि अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए, जैसे कि वॉर आ गया, पेंडेमिक आ गया, तो प्रिपेयर रहना। कोविड 19 के टाइम पे FRBM जो टारगेट्स थे उनको ना रिलैक्स कर दिया गया था, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन थी। ठीक है, दूसरी बात आती है डेब्ट डिसिप्लिन, यानी कि फोकस करना ओनली डेफिसिट पे, लॉन्ग टर्म रेजिलियंस पर एम्फेसाइज करना। वहीं अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ओके, हमने ये कर लिया है, सॉरी। नेक्स्ट इज की बेनिफिट ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन। देखो, देयर आर सम की बेनिफिट्स एज ऑल: लोअर इन्फ्लेशन रेट, हायर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, रिड्यूस इंटरेस्ट बर्डन, एंड बेटर
रेटिंग, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैसे हम इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं प्राइस डिसिप्लिन को, एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे बात करके, ताकि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे। ठीक है। और ग्लोबल कॉन्फिडेंस, देखो अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी कंट्री में कोई आए पैसा इन्वेस्ट करे, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी खुद से देनी पड़ेगी, ऐसे तो कोई नहीं आएगा आपकी कंट्री में, है ना। तो उसके लिए हमें अच्छी अच्छी ऑफरिंग्स करनी पड़ेगी, ऑफरिंग्स इन द सेंस कि you have to build something unique things, or you have to build something creative ideas for the investors, so that they will come into the society and come into your place and invest in your country। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके की इंडिकेटर्स। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि फिजिकल डेफिसिट क्या है कि टोटल स्पेंडिंग माइनस द टोटल इनकम। ठीक है। आपकी ओवरऑल जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसे बताएगा ये। फिर रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि आपके डेली के खर्चे क्या है। आइडली इसको जीरो रखा जाता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट की बोरिंग, जैसे कि बिजली का बिल हो गया, एम्प्लॉय की सैलरीज हो गई, तो ये डेली मर्रा का खर्चा है। प्राइमरी डेफिसिट यानी कि करंट फिजिकल एफर्ट को देखना, मतलब उसको ठीक करना, और पास का जो बर्डन है उसको भी ठीक करना, क्योंकि पिछला भी कर्जा है, हम नया कर्जा थोड़ी ना ले लेंगे हम। और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि एसेट डेब्ट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टैक्स बेस एक्सपेंशन। देखो अब हमें एक्सपैंड करना है, यानी कि हमें और लोग लगेंगे और बिजनेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा, ताकि हमें इनफॉर्मल सेक्टर पे हमें फॉर्मलाइजेशन मिले, और हाँ एग्जेम्पशन मिले जो ज्यादा टैक्स मतलब टैक्स पेयर्स हैं, जो मतलब जो नहीं भी पे कर सकते। दूसरी बात आती है आपकी, देखो अब इस ये टॉपिक ना थोड़ा अलग है। revenue enhancement, increasing the government income, that means जीएसटी implementation, digital tax administration और disinvestment। देखो हम सबको पता है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है ना, सबको पता है। अब इसका मतलब क्या है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का? देखो रिवेन्यू एनहांसमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेस को स्ट्रेंथन करना, बिना इकोनॉमी पर अननेसेसरी बर्डन डाले। ये मतलब फिजिकल कंसोलिडेशन का एक कोर पिलर है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस करता है। ठीक है। रिवेन्यू एनहांसमेंट कैसे होता है? वाइडर टैक्स बेस से, इनपुट टैक्स क्रेडिट से, और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? टैक्स का लीकेजेस कम होना, रेवेन्यू बॉयंसी इंप्रूव होना, और सेंटर स्टेट रेवेन्यू का कोऑर्डिनेशन। वहीं अगर डिजिटल टैक्स की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम टैक्स कलेक्शन को एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और डेटा ड्रिवन बनाते हैं, जिससे कि ई फिलिंग, डेटा एनालिटिक्स, एआई बेस्ड स्क्रूटनी, ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। अगर मैं बात करूं डिसइन्वेस्टमेंट की, देखो गवर्नमेंट के नॉन स्ट्रेटेजिक एसेट्स और पीएसयूज का पार्शियल या फुल सेल, यानी कि रिवेन्यू रोल, वन टाइम कैपिटल जो रिसिप्ट है, फिजिकल डेफिसिट का प्रेशर है उसे कम करना, और एफिशिएंसी एंड कंपटीशन को इम्प्रूव करना। ठीक है। तो वन टाइम सोर्स है और सस्टेनेबल तब होता है जब रिफॉर्म्स के साथ हो। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाती है जीएसटी रेवोल्यूशन की। देखो देयर आर सम जीएसटी रेवोल्यूशन सिंप्लीफाई इंडियाज टैक्स सिस्टम, मल्टीपल ओल्ड टैक्सेस, सिंगल जीएसटी सिस्टम, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। रिड्यूस टैक्स एवेशन, मतलब टैक्स का चोरी होना बचाना, और रेवेन्यू कलेक्शन का बढ़ना, और बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर आप इंटरस्टेट बैरियर्स को हटा दोगे तो लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी बिजनेस करने में, है ना। तो बहुत सारे टैक्सेस को हटा के एक सिंगल टैक्स आया है ये, और हमारे लिए बहुत अच्छा भी है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। ठीक है। ये गवर्नमेंट की स्मार्ट स्पेंडिंग है, सब्सिडी का रेशनलाइजेशन करना, यानी कि रिप्लेस करना यूनिवर्सल फ्यूल की सब्सिडी को एक टारगेट, एक लो, मतलब कि भाई लो इनकम फैमिलीज नहीं पे कर सकती हैं उनको सब्सिडी दे देना। डीबीटी करना, यानी कि डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही पैसा डाल देना, जैसे कि किसी ने स्कॉलरशिप जीती तो उसको डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा आ गया। कैपिटल वर्सेस, मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, स्कूल बना दिया, रोड बना दिया, वर्सेस डेली के एक्सपेंसेस से, क्योंकि ये तो आपका हर महीने खर्चा जाएगा, तो इससे बेटर है नई हॉस्पिटल बना दो। ठीक है। जिससे कि कैपिटल बनी रहे। दूसरी बात होती है परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी कि हमें एग्जाम्पल, जैसे कि एजुकेशन फंड्स को स्टूडेंट की लर्निंग से टाई अप कर दिया, जिससे कि बच्चा अच्छे से पढ़ भी ले। ठीक है। तो परफॉर्मेंस मिलेगी आगे जाके, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग है ये। इन्वेस्ट करोगे तो कुछ मिलेगा आपको इन रिटर्न।
ठीक है। फिर आता है सब्सिडी के रिफॉर्म। देखो सब्सिडी रिफॉर्म क्या है, अब देखो रिड्यूस लीकेजेस एंड करप्शन, सिस्टम को एलिमिनेट करना, ताकि मतलब अब बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि लोगों तक उनकी उनको पैसा ही नहीं पहुंच रहा है ना, उनको फंड ही नहीं पहुंच रहे हैं। सब्सिडी को एलोकेट करना एग्जैक्ट जगह पे, हमें इसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज करना है, जैसे ये आधार कार्ड, जैम ट्रिनिटी, जिससे कि मतलब जनधन आधार मोबाइल, मतलब कि मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना या बैंक अकाउंट से लिंक करना, ताकि कोई मिडल मैन ना खाए वो पैसे और डायरेक्ट उसके अकाउंट में पहुंच जाए। और आइडेंटिफाई करना जेन्युइन बेनिफिशियरीज को, ये ना हो कि कोई ऐसे ही उसका फायदा उठा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का ब्रेकडाउन। देखो गवर्नमेंट स्पेंड करती है बहुत सारे सेक्टर्स में पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, मतलब बहुत सारी। तो जो लार्जेस्ट जो पोर्शन है वो टिपिकली इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है, जैसे कि पिछले लोन चुकाना, डिफेंस पे खर्चा करना, सिक्योरिटी पे खर्चा करना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है वो तो एसेट क्रिएट कर रहा है, बट हाँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डे बाय डे के अपने खर्चे भी पूरे कर रहा है, बट कहीं ना कहीं जो पास्ट के खर्चे हैं वो उनको खत्म भी करना है, ताकि आने वाली जनरेशन पे वो बर्डन ना जाए। ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, ऐसी ऐसी एसेट को क्रिएट करना जो बेनिफिट दे कम्युनिटीज को डिकेड्स तक, मतलब कई सालों तक। रोड बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, ब्रिज बना दिया, है ना। जैसे कि आपने एक पेड़ उगाया और जो सालों साल, जन्मों जन्मों तक, मतलब जन्मों जन्मों तक तो नहीं, कई सालों तक आपको छाया दे, है ना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये आपके डेली के ऑपरेशंस को कवर करेगा, मतलब कि महीने की सैलरी हो गई, किसी का बिल पे करना है, रिपेयरिंग करवानी है ना। मतलब कि रोज पानी देना बट नॉट मेकिंग इट ग्रो बिगर, मतलब छोटा सा सैपलिंग है, वो इतना ही बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, कुछ चैलेंजेस भी हैं फिजिकल कंसोलिडेशन के, जैसे कि हाई सब्सिडी बर्डन। देखो फ्री खाना, फ्री फ्यूल, ये सब गवर्नमेंट पे एक बर्डन है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से पैसा पे कर रही है। दूसरी बात इंटरेस्ट पेमेंट प्रेशर, सर्विसिंग पास डेब्ट्स कंज्यूम करना, ठीक है, गवर्नमेंट के पोर्शंस को लिमिट करना फंड को, ताकि नई डेवलपमेंट ना हो। और दूसरी बात है रेवेन्यू कलेक्शन। देखो बहुत ज्यादा दिक्कत है टैक्स को कलेक्ट करने में, है ना। लोअर देन इट एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या है। वहीं पे एक्सपेंडिचर प्रेशर्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पब्लिक स्पेंडिंग करे कुछ बेसिक चीजों पे, अपार्ट फ्रॉम द दोज थिंग्स जो शायद आगे फ्यूचर में बेनिफिट ना दे, है ना। और एक्सटर्नल क्राइसिस तो आपको पता ही है, कभी कभी ग्लोबल शॉक हमें देखने को मिलता ही है। वहीं अगर आगे बात की जाए कोविड 19 के इम्पैक्ट के बारे में, जब आया था, देखो गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर पे 35% स्पेंड किया था, ठीक है। इकोनॉमिक रिलीफ मिली, 500 बिलियन मतलब डॉलर्स को लॉन्च किया गया, ताकि हम बिजनेस और हाउस होल्ड को सपोर्ट कर सके। और दूसरी बात है टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ था 22% से ड्यू टू द बिजनेस क्लोजर्स। वहीं हमने बैलेंसिंग एक्ट लेके आए, यानी कि हमने टेम्पररी डेफिसिट को एक्सपैंड किया, ठीक है। और रिकवरी करी स्ट्रैटेजी की, ताकि हमें ग्रेजुअल रिलीफ मिले और थोड़ी इकोनॉमी चलती रहे। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा प्री पेंडेमिक भी था, जिसमें 3 4 5 साल की जो डेफिसिट लेवल्स थे वो हमको लगे। वहीं अगर मैं बात करूं इन सब के बारे में, रोड मैप के बारे में, अब आगे का क्या प्लान है, तो 2024-25 में हमारा जो टारगेट है वो 5.1% है। हमें सब्सिडीज को रेशनलाइज करना है, टैक्स को बूस्ट करना है, मतलब अभी अभी रिसेंटली है ये हमारा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडरेट रखना है। वहीं अगले साल का है हमें डेब्ट को स्टेबलाइज करना है, हमें अब और कर्जा नहीं लेना, जिससे क्या होगा, हमारी प्राइमरी सरप्लस पोजीशन मेंटेन रहेगी, ऑप्टिमाइज रहेगा डेब्ट मेच्योरिटी प्रोफाइल, और हम स्ट्रेंथ कर पाएंगे फिजिकल मॉनेटरी कंसोलिडेशन को। वहीं अगर 25-26 की बात की जाए, ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो बिलो 4.5% है, क्योंकि अब इम्प्लीमेंट करना है हमें एक्सपेंडिचर को, एक्सपैंड करना है टैक्सेस को, और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को भी। जहां पे 27-28 में हमारा फिर से टारगेट क्या है, सस्टेनेबल फिजिकल पोजीशन, यानी कि डेब्ट टू डेब्ट जीडीपी रेशियो, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ताकि हमें मीडियम टर्म फिजिकल फ्रेमवर्क देखने को मिले।
वहीं पे हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स भी हैं कुछ, हमें ई वॉइसिंग लेके आए हैं हम, ताकि हम डिजिटल ऑडिट्स कर सकें बिना किसी टैक्स की चोरी के। डीबीटीआई यानी कि हम करप्शन को एलिमिनेट करें, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाएं ताकि ट्रेसेबल हो, पता लगे कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है। और एआई एंड एनालिटिक्स यानी कि एआई को ऐड करके हम डिटेक्ट कर सके कि कौन से प्रिडिक्टिंग हमें आगे आने वाले हमें रिस्क देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जिससे कि गवर्नमेंट के ऑपरेशंस ज्यादा स्मूथ चले, ठीक है। वहीं पे फिजिकल कंसोलिडेशन का स्वॉट एनालिसिस है। स्ट्रेंथ क्या क्या है इसकी ये देख लेते हैं। पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना, टैक्स को इम्प्रूव करना और पॉलिटिकल कमिटमेंट टू फिजिकल डिसिप्लिन। अब इसकी वीकनेस क्या है? बर्डन का ज्यादा होना, लार्ज सब्सिडी की कमिटमेंट, रिवेन्यू कलेक्शंस और डिपेंडेंसी ऑन द वॉलेटाइल टैक्स। थर्ड इज थ्रेट्स यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डेमोग्राफिक सिचुएशन है, ग्लोबल शॉक, कुछ भी है जो चीजें हिला सकता है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल को बढ़ाना, एसेट को मोनेटाइज करना, टैक्स को इम्प्रूव करना और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करना। वहीं पे हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं, ठीक है। कंपैरिजन विद द इंडियाज फिजिकल कंसोलिडेशन, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे 2017 में कुछ 17 टैक्सेस को हमने यूनिफाइड करके एक सिंगल टैक्स में बनाया। फिजिकल डिसिप्लिन को हमने डेफिसिट को रिड्यूस किया 4.5 3.4 से 4.5 और इम्प्रूव किया ट्रांसपेरेंसी को। अब अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें तो ब्राजील स्टिल अभी भी फाइट कर रहा है हाई डेब्ट टू रेशियो की वजह से। साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। और इंडियाज ग्रेजुअल अप्रोच इज प्रूव टू मोर सस्टेनेबल देन द शॉक थेरेपी। लास्ट इज देर आर सम चैलेंजेस। पहला चैलेंज तो ये है कि अभी अभी तक हम फिजिकल डेफिसिट को एड्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी का जो पैटर्न है वो बहुत ही मोमेंटम से है, मतलब कि चेंज होता रहता है। कुछ पॉलिसी के रिफॉर्म्स भी आते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करनी है, इम्प्लीमेंटेशन पे बात करनी है, यानी कि डिजिटल रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइज पब्लिक फाइनेंसेस, ताकि हम दोनों को मैनेज कर सके और दोनों को इम्प्लीमेंट भी कर सके। वही मॉनिटरिंग यानी कि हमें स्ट्रेंथ करना है सेंटर स्टेट के कोऑर्डिनेशन को, ताकि हम परफॉर्मेंस को रीबूस्ट कर सकें। और लास्ट, सस्टेनेबल फिजिकल हेल्थ यानी कि हमें फोकस करना है क्वालिटी स्पेंडिंग पे। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करना है ताकि वो फ्यूचर में हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। If you have any doubt or something, you can write on the chat box, and I will make sure that your doubt will be cleared. So bye everyone, we will meet in the next video with the new topic.